नमस्ते। मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, हेल्थ क्लिनिक बानेर, पुणे से। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने डेंगू फीवर के बारे में अलग अलग बातें जानने की कोशिश की थी और उस वीडियो में हमने देखा था कि डेंगू फीवर क्यों होता है, कैसे फैलता है और उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं और उसके क्या क्या लक्षण दिखते हैं। वो वीडियो डिटेल में देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो फिर से देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि डेंगू फीवर में एग्जैक्टली कौन सी जांच करनी चाहिए ताकि हमें डेंगू फीवर का पता चले, या कौन सी जांच करनी चाहिए जिससे डेंगू बॉडी में किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है वो पता चले। डेंगू के इलाज के क्या क्या ऑप्शन है, क्या इलाज कर सकते हैं, और है कि आगे का इलाज है कि डेंगू से हम लोग कैसे बच सकते हैं या उसके फैलाव को कैसे रोक सकते हैं। तो ये सारी जानकारी देखने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आप हर चीज डेंगू के बारे में समझ पाएंगे। डेंगू में जो कॉमनली जानने के लिए जो टेस्ट की जाती है उसे हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ऐसे टेस्ट जो हम लोग डेंगू इन्फेक्शन है या नहीं देखने के लिए करें, और ऐसे टेस्ट दूसरे जो जिससे हम लोग के डेंगू का जो बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है या इम्पैक्ट हो रहा है उसके बारे में पता चले। पहली जो टेस्ट है जिससे हम लोग को डेंगू के बारे में पता चलता है उसमें कई ऑप्शंस है। एक है जो एलाइजा मेथड से या कार्ड टेस्ट से हम लोग जो करते हैं वो डेंगू NS1 लेवल, IgM लेवल और IgG लेवल, और दूसरी कैटेगरी है उसे हम लोग RT-PCR भी मेथड कहते हैं। NS1 ये डेंगू वायरस से बनने वाला प्रोटीन है जो इन्फेक्शन होने के बाद 2 से 3 दिनों में ही बॉडी में पाया जाता है, यानी ये टेस्ट इन्फेक्शन में सबसे पहले पॉजिटिव आती है। जब ये इन्फेक्शन बॉडी में फैलता है तो बॉडी इन्फेक्शन के अगेंस्ट या वायरस के अगेंस्ट रिएक्ट करती है, इम्यूनिटी बनती है, कुछ एंटीबॉडीज बनते हैं, और जो एंटीबॉडीज बनते हैं उसमें जो मेन टाइप्स के एंटीबॉडीज जो है वो है IgM लेवल और दूसरा है IgG लेवल। इन्फेक्शन जब फैलता है तो इन्फेक्शन होने के बाद लगभग 7 दिनों में IgM एंटीबॉडीज बनने शुरू होते हैं, यानी 7 दिनों के बाद IgM को हम लोग पकड़ सकते हैं, और ये IgM एंटीबॉडीज इन्फेक्शन होने के बाद लगभग 2 से 3 महीना तक बॉडी में रहता है। IgG एंटीबॉडीज लेट बनना शुरू होता है और वो बॉडी में कई महीनों से लेके सालों तक रह सकता है, लेकिन यानी एक इंसान में इन्फेक्शन होने के बाद 1 साल के बाद भी IgG एंटीबॉडीज पॉजिटिव आते हैं। ये जो 3 टेस्ट है उसको करने के 2 मेथड्स है। एक है कार्ड टेस्ट जो इजीली अवेलेबल होता है लेकिन उसकी सेंसिटिविटी यानी उसका पिकअप थोड़ा सा लेस होता है। वो ये टेस्ट लगभग 20 मिनट से लेके 1 घंटे में भी किया जा सकता है और ये लेस कॉस्टली रहता है। दूसरी मेथड है जो डेफिनेटिव है, मोर रिलायबल है, वो है एलाइजा मेथड, जिससे भी हम लोग NS1, IgM और IgG लेवल कर सकते हैं। दूसरी टेस्ट जो हम लोगों ने देखी वो RT-PCR टेस्ट, उससे हम लोग डेंगू है या नहीं वो तो बहुत जल्दी पिकअप कर सकते हैं, या ये टेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसके अलावा कौन सा वायरस है, कौन से कैटेगरी का वायरस है वो भी हम लोग पिकअप कर सकते हैं। लेकिन इसके एक इशू है कि ये टेस्ट बहुत कॉस्टली होती है और वो इजीली अवेलेबल नहीं होती है। आप में डेंगू के लक्षण दिख रहे हैं और लक्षण शुरू होके 1 हफ्ते से कम समय हुआ है तो जो जांच करवानी है वो है डेंगू NS1, और अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हुआ है तो डेंगू NS1 के साथ साथ IgG और IgM लेवल भी आप करा सकते हैं। इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आपने सारे टेस्ट करवाए और सिर्फ NS1 पॉजिटिव है तो यानी इन्फेक्शन शुरू होके हफ्ते भर से कम समय हुआ है, NS1 के साथ साथ IgM पॉजिटिव है या सिर्फ IgM पॉजिटिव है तो हफ्ते भर से ज़्यादा समय हो चुका है, और अगर मानो आपका सिर्फ IgG लेवल है पॉजिटिव, बाकी NS1 और IgM निगेटिव है, तो यानी ये नया इन्फेक्शन नहीं है, ये पुराना कई महीनों पहले या कई सालों पहले हुआ इन्फेक्शन है। दूसरी कैटेगरी के टेस्ट है वो टेस्ट जो हम लोग डेंगू का बॉडी पे इम्पैक्ट देखने के लिए करते हैं। उसमें सबसे कॉमन आता है हीमोग्राम और उसमें आता है प्लेटलेट काउंट। इसके अलावा लिवर टेस्ट, कभी कभार किडनी टेस्ट, ये टेस्ट भी हम लोग करते हैं। मैक्सिमम टाइम प्लेटलेट काउंट जो है वो सेकंड स्टेज में यानी 5 से 6 दिनों के बाद ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, यानी फीवर पेशेंट का चला जाता है, पेशेंट बहुत तंदुरुस्त महसूस करने लगता है और उसी समय प्लेटलेट ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। और इसलिए जब हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप प्लेटलेट मॉनिटर करो तो उन्हें लगता है मैं तो अभी ठीक हो गया, क्यों करने की ज़रूरत है, लेकिन ये बहुत साइलेंटली प्लेटलेट्स ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभार नॉर्मल वायरल फीवर में भी प्लेटलेट लो पाए जाते हैं, इसलिए सिर्फ लो प्लेटलेट से आप डेंगू के बारे में 100% नहीं बोल सकते। इसलिए अगर आपका प्लेटलेट लो आ रहा है या कम काउंट आ रहा है तो डेंगू टेस्ट करवाना ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि ये प्लेटलेट
डेंगू फीवर की वजह से कम है या किसी और वायरल बीमारी की वजह से कम है। हम लोग देखते हैं कि ये डेंगू का इलाज क्या है, यानी उसकी ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले इलाज में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं वो है कि डेंगू के लिए कोई भी स्पेसिफिक ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है। यानी डेंगू में जो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं वो स्टेज के अनुसार, लक्षण के अनुसार, यानी सपोर्टिव और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट रहती है। तो जब डेंगू का फर्स्ट स्टेज रहता है, यानी जब हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम लोग तो बहुत माइल्ड सिम्टोमेटिक रहते हैं, वो 1-2 दिनों में ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जो लोग फर्स्ट स्टेज में एंटर करते हैं या डेंगू क्लासिकल फीवर में एंटर करते हैं, तो उस समय पे उनको जैसे लक्षण है उस तरह से ट्रीटमेंट देनी चाहिए। यानी फर्स्ट स्टेज में जो लक्षण दिखते हैं, बुखार, सर दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना, जोड़ों में दर्द रहना, थकावट महसूस होना, तो उस समय सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाइड्रेशन यानी आप अपने बॉडी में जितना लिक्विड ले रहे हो उसकी क्वांटिटी या उसकी मात्रा को मेंटेन रखना। कम से कम 2 से 2.5 लीटर लिक्विड आप एक दिन में ले सकते हैं। उसमें आप गर्म दूध, गर्म पानी, इलेक्ट्रोल पाउडर, फल का जूस, नारियल पानी, सूप या पतली दाल, पतली चीज़ें, खीर, ऐसी चीज़ें बना के ले सकते हैं जिससे आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाइड्रेशन के लिए इतने इम्पोर्टेंट है वो है रेस्ट, यानी जितना हो सके उतना आराम करना। ये बहुत इजी लगता है बट ये आराम करना, हाइड्रेशन लेना, ये डेंगू में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण इलाज है जिससे मैक्सिमम लोग ठीक हो सकते हैं। तीसरा एस्पेक्ट है कि जो सिम्टोमेटिक यानी जो लक्षण दिख रहे हैं या जो तकलीफ हो रही है उसी के लिए मेडिसिन लेना। यानी किसी को अगर बुखार है, सर दर्द है, बहुत बदन दर्द है, तो आप पैरासीटामोल या क्रोसिन ले सकते हैं। याद रखना कि पैरासीटामोल या क्रोसिन के अलावा बाकी पेन किलर जैसे आइब्रूफेन, ब्रूफेन, इकोस्प्रिन ना लीजिए, क्योंकि ये बाकी मेडिसिन ब्लीडिंग रिस्क बढ़ा सकते हैं, लिवर डैमेज भी बढ़ा सकते हैं। तो सिर्फ पैरासीटामोल सेफली लेना बेहतर है। इसके अलावा अगर किसी को उल्टी के जैसे लग रहा है, जी मचल रहा है, तो उल्टी के मेडिसिन ले सकता है, एंटासिड ले सकता है। यानी जो तकलीफ हो रही है उतने ही मेडिसिन लेना इसके लिए काफ़ी है या ज़रूरी होते हैं। बीमारी में आगे जाके अगर मानो आपके प्लेटलेट बहुत माइल्डली ड्रॉप हुए हैं या मार्जिनली ड्रॉप हुए हैं, तो बाकी भी आप डाइट में ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिससे बीमारी से रिकवर होने में फ़ायदा हो या प्लेटलेट थोड़े इम्प्रूव होने में फ़ायदा हो। ये चीज़ें फ़ायदा ज़रूर करती है, लेकिन कितना चीज़ें लेने से एग्जैक्टली कितनी प्लेटलेट बढ़ती है इसके लिए कोई भी साइंटिफिक डाटा नहीं है, या ये चीज़ें 100% फ़ायदेमंद करती है या नहीं करती इसके बारे में भी कोई भी साइंटिफिक डाटा नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आप डाइट में ले सकते हैं वो है गिलोय का जूस, यानी जिसे मराठी में गुड़वेल भी कहा जाता है। इसके अलावा पपाया के जो लीव्स होते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं, उसका जूस बना के लेना, बकरी का दूध, इसके अलावा फ्रेश सब्जी या फ्रेश फल, ये सारी चीज़ें आपको हेल्दी रहने के लिए या प्लेटलेट के काउंट को मेंटेन रखने में मदद कर सकती है। लेकिन जब ये अगली स्टेज आती है या डेंगू फीवर बढ़ जाता है, प्लेटलेट 1 लाख से नीचे चला जाता है, आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, रैश आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, वोमिटिंग हो रही है या बीपी लो हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो ऐसे समय पे घर पे रुक के इलाज करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यानी ये स्टेज घर पे रुकने का नहीं है। ऐसे समय पे जल्द से जल्द आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, उनसे बात कीजिए, ज़रूरत पड़ने पे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पीरियड है जिसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर से लेके डेंगू शॉक सिंड्रोम में पेशेंट इमीडिएटली कुछ घंटों में लैंड अप हो सकता है और उसके जान को खतरा हो सकता है। डेंगू के बीमारी का जिस तरह से कोर्स चलता है उसमें इनिशियली वायरस का इम्पैक्ट बॉडी में रहता है, इसलिए प्लेटलेट्स परसिस्टेंटली ड्रॉप होते रहते हैं, या इंस्पाइट ऑफ घर में आप जो इलाज कर रहे हैं या जो मेडिसिन चल रहे हैं या जो इलाज जो भी चल रहा है उसके बावजूद प्लेटलेट्स ड्रॉप होते हैं। कई बार ये प्लेटलेट्स कुछ दिनों के लिए ड्रॉप होते हैं और फिर वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मैक्सिमम टाइम पे जब तक प्लेटलेट बहुत नीचे नहीं जाते हैं या एकदम से 15,000 या 10,000 से नीचे नहीं जाते, प्लेटलेट देने की या एक्सटर्नली ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब ये प्लेटलेट बहुत ड्रॉप हो जाते हैं तभी ही प्लेटलेट चढ़ाया जाता है एक पेशेंट को। अभी लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि डेंगू को कैसे रोक सकते हैं और उससे खुद को कैसे बचा सकते हैं। इस पार्ट में हमें 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली कि डेंगू का फैलाव कैसे रोके, नंबर 2 मच्छर को कैसे रोके ताकि बीमारी ना फैले, और 3 खुद को कैसे बचाया जा सके। सबसे जो पहला पार्ट है कि डेंगू के फैलाव को कैसे रोके, हमने ये देखा कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से ही मच्छर में वायरस आता है
और वो मच्छर अपनी पूरी जिंदगी आगे के व्यक्तियों को जिसको जिसको वो काटता है उनमें वो बीमारी फैलाता है। ये देखा गया है कि जब एक व्यक्ति में इन्फेक्शन होता है यानी उसको लक्षण दिखते हैं तो लक्षण दिखने से 2 दिन पहले से लेके बुखार कम होने के बाद 2 दिन तक उस इंसान में से एक मॉस्किटो में इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति को डेंगू जब होता है तो उसको 8 से 10 दिनों के लिए नया मच्छर ना काटे, ताकि वो मच्छर इन्फेक्टेड ना हो जाए और वो मच्छर फिर और किसी में इन्फेक्शन ना फैलाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि डेंगू के पेशेंट को या डेंगू के मरीज को मच्छरदानी में सुलाना या उसके आजू बाजू में मॉस्किटो नेट लगाना या वो पूरी कोशिश करना ताकि उसकी बीमारी के फेज में उसको मच्छर ना काटे और वो मच्छर से किसी और को बीमारी ना हो जाए। दूसरा पॉइंट है कि ये जो मॉस्किटोज है या मच्छर है जिनके काटने से बीमारी फैलती है उन्हें रोकना, उन्हें कंट्रोल में लाना। उसके लिए ये जो मच्छर है वो अपने अंडे जगह जगह पे गंदगी के जगह पे देते हैं और ये अंडे कई महीनों से लेकर कई साल तक जिंदा रह सकते हैं। जैसे ही उनके कांटेक्ट में पानी आता है ये अंडे पनपते हैं और उसमें से नए मॉस्किटोज बनते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे भी पानी जमा हो सकता है या जहाँ पे भी गंदगी जमा हो सकती है उसे रोकना, गंदगी को हटाना, जमा हुए हुए पानी को निकालना। घर के आजू बाजू में आप बीच बीच में सर्वे कर सकते हैं कि कहीं गड्ढों में, कुछ नालों में कहीं पानी जमा तो नहीं है, स्टैग्नेंट तो नहीं है, ताकि उसके ऊपर मॉस्किटो ना पनपे। घर में फ्रीज के नीचे, कूलर के नीचे, पेड़ पौधों के आजू बाजू में कहीं पानी तो जमा नहीं है। जो घर में बहुत समय से पानी जमा है उसको आप बदल सकते हैं, फेंक सकते हैं। छत पे, गैलरी में, गार्डन में, कहीं टायर में, फूटे बर्तन में अगर पानी है तो उसको फेंक सकते हैं। ऐसे वाटर स्टोरेजेस जो ज़रूरी है उनको आप एंटीसेप्टिक या केमिकल छिड़क के उसमें मॉस्किटो ना पनपे इसकी आप कोशिश कर सकते हैं। अभी आखिरी पॉइंट है सेल्फ प्रोटेक्शन, यानी खुद को डेंगू से बचाना या खुद का प्रोटेक्शन करवाना। खुद को बचाने के लिए आप जो लंबे स्लीव्स के कपड़े हैं जो आपको हाथ को कवर सके या फुल पैंट ऐसे कपड़े पहन सकते हैं जिससे मच्छर ना काटे। इसके अलावा सोते वक्त मॉस्किटो नेट का यूज़ करना, जैसे केमिकल से या जो क्रीम्स आते हैं जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स रहते हैं उनको अप्लाई करना दिन में, खेलते वक्त, गार्डन में जाते वक्त, जिससे मॉस्किटो बाइट ना हो जाए। सबसे ज़्यादा बच्चों को, बूढ़ों को और प्रेग्नेंट वुमेन्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें अगर ये डेंगू बीमारी हो जाती है तो नॉर्मल इंसान से इनमें सिवियरिटी ज़्यादा होती है या सीवियर स्टेज की बीमारी इनमें हो सकती है। सिर्फ घर में ही खुद को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, स्कूल्स में, ऑफिसेस में भी आप डेंगू से बचने के लिए, मॉस्किटो बाइट से बचने के लिए प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ये मच्छर मेनली दिन में काटता है, सुबह के समय पे काटता है और शाम के समय पे काटता है। आपको पहले डेंगू हो भी गया होगा, पिछले साल हुआ या 2 साल पहले हुआ होगा, तो भी आपको प्रोटेक्शन लेना या प्रोटेक्ट खुद को करना ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि हम लोगों ने पहले वीडियो में भी देखा था कि डेंगू वायरस के 4 टाइप्स है, टाइप 1, 2, 3, 4। एक इंसान को जब एक वायरस काटता है तो उसके काटने की वजह से बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसकी वजह से उस टाइप के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन रहता है, यानी फिर से उस टाइप से उसको आसानी से इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसको दूसरे टाइप से इन्फेक्शन हो सकता है, तीसरे टाइप से हो सकता है, चौथे टाइप से हो सकता है। यानी एक इंसान को लगभग 4 अलग अलग टाइप से 4 बार डेंगू लाइफ में हो सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब किसी को पहली बार डेंगू होता है तो उसकी सिवियरिटी माइल्ड होती है, लेकिन उसी इंसान को अगर दूसरी बार डेंगू होता है तो बीमारी की सिवियरिटी सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसलिए सिर्फ एक बार डेंगू होने से आपके बॉडी में कोई भी सुपर पावर नहीं है या कोई भी अलग से प्रोटेक्शन शील्ड नहीं है, इसलिए आपको भी उतने ही प्रिकॉशंस लेने चाहिए जितने कि एक नॉर्मल इंसान को। तो आज की इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डेंगू की जांच करने के लिए, उसका पता चलने के लिए डेंगू NS1, IgM और IgG लेवल ये टेस्ट की जाती है, और डेंगू का इम्पैक्ट देखने के लिए प्लेटलेट काउंट, लीवर टेस्ट या बाकी टेस्ट किए जाते हैं। डेंगू में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या सपोर्टिव मैनेजमेंट, यानी सिर्फ हाइड्रेशन मेंटेन करना, यानी पानी बहुत पीना, रेस्ट करना, अच्छे से फल खाना, सब्जियां खाना, डाइट मेंटेन करना, यही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रीटमेंट का। इसके अलावा जब बहुत बीमारी बढ़ती है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। और मॉस्किटो को कंट्रोल में रखना और खुद का प्रोटेक्शन करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिससे हम लोग डेंगू को रोक सके और उससे बच सके। डेंगू का जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें हम लोगों ने उसका वो कैसे होता है, कैसे फैलता है, उसके क्या लक्षण दिखते हैं, इसके बारे में देखा, और ये आज का वीडियो, इन दोनों वीडियो को अपने नियर वन से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी डेंगू के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल पाए और वो अपना इलाज सही से कर पाए।
हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू।